फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो दिल है कि मानता नहीं नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। पारस और वो जैसे ही नीचे खाने के लिए आया, फौजिया बेगम डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई। बाबा हजूर, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। सब ने हैरानगी से फौजिया को देखा। पारस ने लब बीचे, वो जानता था वो कोई ज़रूर सुबह सुबह नया तमाशा करेंगी। पारस ने आसगुल की तरफ देखा जो जूस का गिलास होंठों से लगाए इससे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। पारस ने गुस्से से सर झटका और फौजिया बेगम को देखा जो कह रही थी, आप या तो आस की शादी पारस से करवाएं या फिर अर्श के लिए कोई और रिश्ता देख लें, क्योंकि मैं इस घर की बेटी कभी नहीं ब्याऊंगी जिस घर से मेरी बेटी को दुत्कारा गया हो। फौजिया ने सुबह ही सुबह सबके सर पर बम फोड़ा। आयशा ने शिकायती नज़रों से एहतशाम को देखा जिन्होंने लब बीचे हुए थे। पारस को देखा था जो गुस्से से फौजिया बेगम को ही देखता तो कभी आंखों में नमी लिए अर्श गुल को जो होठों पर हाथ रखती वहां से चल गई थी। आय गुल भी जल्दी से इनके पीछे लिपकी थी। एजाज साहब भी होठों पर हाथ रखे तलखी से फौजिया बेगम और बाबा हजूर को देख रहे थे। मोमिन है उलझते हुए कभी पारस की तरफ देखती जैसे जानना चाह रही हो कि यह सब हो क्या रहा है। पारस चलता फौजिया बेगम के पास आया। हुरम कभी मेरी बहन को तलाक नहीं देगा। पारस ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, बहुत खूब डीएसपी पारस, तुम इसकी बहन को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो तो वो किस खुशी में तुम्हारी बहन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। हाँ, वो मेरा फर्माबरदार बेटा है जो अपनी माँ और बहन की मानेगा, ना कि तुम्हारी जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी वीरान कर दी। फौजिया बेगम ने गुस्से से उंगली उठाई और पारस से कहकर नफरत से पारस के सामने खड़ी मोमी को देखा था, जिसने खुद को देखती फौजिया बेगम को तीखी निगाहों से देखा था। एक मिनट फौजिया बहू, इस घर का बड़ा जिंदा है अभी, तुम्हें किसने इजाज़त दी है ये बात करने की। हाँ, बाबा हजूर ने भी अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए गुस्से से फौजिया को कहा। आपके बड़े पोते ने, फौजिया ने तलखी से पारस की तरफ देखकर कहा, जबकि हयाम डाइनिंग टेबल पर बैठा आराम से चाय के घूंट ले रहा था। सबको बेतासर नज़रों से देख रहा था। जो बात करता वो अपनी निगाहें उसकी तरफ मुंतकिल कर लेता, जैसे ये ड्रामा वो बहुत इंजॉय कर रहा था। जब वो अपने फैसला खुद कर सकता है तो हम क्यों नहीं, फौजिया बेगम ने बाबा हजूर से आस्था आवाज़ में कहा। फौजिया भाभी, इस मसले पर बैठकर सोचेंगे हम सब, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इजाज साहब ने संजीदगी से फौजिया बेगम को देखते हुए कहा, जिसने गुस्से से सर झटका था। इस मसले पर तो अभी बात होगी बाबा हजूर, अगर आपने अभी और इस वक्त मेरी बेटी का फैसला ना किया तो मैं कसम खाती हूँ कि अभी खुरम को फ़ोन करके अर्श गुल को तलाक दिलवा दूंगी। और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि खुरम मेरा बेटा है और मेरी कोई बात नहीं टालता। फौजिया ने फ़ख्र से अपने बेटे के बारे में कहा था। आप इस तरह ज़बरदस्ती कैसे किसी पर भी अपना फ़ैसला थोप सकती हैं, मोमी से और बर्दाश्त नहीं हुआ था। पारस के साथ खड़े होते हुए इसने हाथ पर हाथ बांध के कहा। पारस ने इसे संजीदगी से देखकर फौजिया को देखा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आसगुल ने जूस का गिलास नीचे रखकर खड़ी होती हुई फौजिया बेगम के साथ आ खड़ी हुई। क्या चाहती हो अब तुम? बाबा हजूर ने इसे घूरते हुए पूछा। 10 दिन के अंदर या तो पारस मेरी बेटी से शादी करे या फिर अपनी बहन को तलाक देते हुए फौजिया ने सपाकी से कहा। सब ने शौक से फौजिया को देखा। मोमना ने घूर कर फौजिया और आसगुल को देखा। पारस, तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगे वरना अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। एहतशाम ने साकित खड़े पारस के पास आते हुए ठंडे से अंदाज में कहा। मैं शादीशुदा हूँ, पारस सिर्फ यही कह सका।
हमें कोई इतराज़ नहीं है तुम्हारी इस शादी से। फौजिया बेगम ने जल्दी से कहा। एक बार शादी हो जाए फिर देख लूँगी मैं इस लड़की को भी। फौजिया ने परेशान सा चेहरा लिए मोमी को देखते हुए सोचा। सॉरी, लेकिन मैं ये। पारस अभी कुछ कहने ही लगा था जब आयशा बेगम जल्दी से इसके पास आई। पारस, अगर तुम्हारी बहन पर तलाक का दाग लग गया तो फिर कोई नहीं आएगा इससे शादी करने, और फिर अगर तुम्हारी बहन ने खुद को नुकसान पहुंचाया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। आयशा साकत से खड़े पारस को झुंझलाते हुए कहा। भाभी प्लीज़, अभी इसे कुछ सोचने का वक्त तो दें। एजाज साहब ने झुंझलाते हुए कहा। तुम चुप रहो एजाज, फैसला हो गया है। आज से ठीक 9 दिन बाद पारस आसगुल से शादी करेगा और ये हमारा आखिरी फैसला है। बाबा हजूर अपने अटल से लहजे में कहकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। मोमना ने धुंधलाई हुई नज़रों से इसे देखा और फिर अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। पारस ने इसे रोते जाते देखकर गुस्से से मुठ्ठियां बींची और फिर आयशा से चलता हुआ आसगुल के पास आया, जिसके चेहरे पर फातहाना तासरात थे। मुझसे शादी तो तुम ख्वाब में ही देख सकती हो, हकीकत में नहीं। आसगुल के चेहरे के नकूश तने थे इसकी बात पर। पारस माँ बेटी पर एक काटदार नज़र डालकर अपने कमरे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ा। कहने दो इसे जो भी कहता है, लेकिन शादी तो इसे तुमसे ही करनी होगी। फौजिया ने परेशान सी खड़ी आसगुल को देखकर कहा, जिसने हल्की सी मुस्कान ली थी। पारस जब कमरे में आया तो मोमना बीबी सारे कमरे की हालत तबाह कर चुकी थी और अब बेड पर बैठी टिशू का डब्बा सामने रखे इधर उधर टिशू फेंक रहे थे। पारस ने हैरत से अपनी शर्ट को ज़मीन बोस होते हुए देखा और फिर अपनी महंगी तरीन परफ्यूम्स को, बॉडी स्प्रे, क्रीम वगैरह को देखा जो इधर उधर गिरी हुई थी। मम्मी ने अपनी किसी चीज़ को खराब नहीं किया, गुस्सा सिर्फ पारस की हर चीज़ पर निकाला गया था। मोमना, ये क्या हालत बना ली आपने? पारस ने हैरत से निकलते हुए अपनी तरफ गुस्से से देखती मम्मी से पूछा। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, और ये तो भूल ही जाना कि मैं तुम्हारी शादी इस लंबे बालों वाली चुड़ैल से होने दूंगी। मोमना ने बेड से खड़े होते हुए एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए गुस्से से कहा और पारस ने संजीदगी से सर हिलाया और अब इसने अपने कदम मोमना की तरफ बढ़ाए। मोमी ने हैरत से इसे अपनी तरफ आते हुए देखा, लेकिन फिर अपनी जगह पर जमी रही। अब पारस और मोमी के बीच का फासला ना होने के बराबर था। वरना क्या करेंगी आप? पारस ने इसकी तरफ देखकर धीमे से पूछा। मैं जो भी करूं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, मोमी ने तीखेपन से इसे देखते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं तो आपका नौकर हूं ना, और आपको मैं पसंद भी नहीं। पारस ने इसके चेहरे पर बिखरी लिट को इसके कान के पीछे करते हुए धीमे से पूछा। मोमी का दिल जोर से धड़का था, बल्कि इसे ऐसा लगा कि अभी इसका दिल सारी दीवार तोड़कर बाहर निकल आएगा। इसलिए घबराते हुए इसे थोड़ी दूर हुई। पारस ने फिर इसकी तरफ बढ़ते हुए फासला कम किया। ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो? हाँ, दूर होकर मुझसे बात करो वरना। मोमी ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पारस को उंगली से टोकते हुए इसे धमकी दी। पारस ने हल्की सी मुस्कान से इसका सुर्ख होता हुआ चेहरा देखा। तुम मुझे किसी और से शादी करके तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसे करते हो तुम इस लंबे बालों वाली चुड़ैल से शादी। मोमना ने इसे मुड़ते हुए देखकर गुस्से से कहा। पारस बिना पलटे रुका और फिर मुस्कुराते हुए बिना इसे कोई जवाब दिए बाहर चला गया। मोमना ने पैर चटक कर इसे जाते देखा और फिर वॉशरूम गई और इसके सारे टिश्यू शैम्पूस नीचे गिरा दिए। और सारा दिन नहाते हो ना, अब नहा कर दिखाओ ज़रा मुझे। मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, मोमी ने हाथ धोते हुए गुस्से से कहा। जब बाहर आई तो मुलाजमा को झाड़ू के साथ अंदर आते देखा। क्या करने आई हो तुम? मोमना ने कमर पर हाथ रखकर मुलाजमा से तीखेपन से पूछा। जी, सफाई करनी। मुलाजिम ने इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को देखकर हैरत से कहा। किसकी इजाज़त से? मोमना बीबी ने कमर पर हाथ रखकर आईब्रो उठाते हुए दोबारा से पूछा। जी, वो साहब ने कहा है कि कमरे की सफाई करने को।
लेकिन मुझे नहीं करवानी कोई सफाई वगैरह। जाओ अब यहाँ से, मोमना ने बेड पर दराज होते हुए कहा। जी। मुलाजमा मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। बड़ा आया सफाई पसंद। मोमना ने बाजू सर के नीचे रखते हुए मुंह बनाते हुए सोचा। उधर किरण की शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। किरण, तुम आज भी हमारे साथ बाजार आ जाओगी या नहीं? आलिया, किरण की भाभी ने तंजिया इससे पूछा। नहीं भाभी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, किरण ने सीधे होते हुए आलिया को जवाब दिया। आलिया ने गहरा सांस लेते हुए अपनी सास को देखा। रज़िया बेगम ने परेशानी से किरण को देखा, जो दिन ब दिन कमज़ोर ही होती जा रही थी। आलिया, तुम लोग जाओ, ये फिर चली जाएगी। रज़िया ने सब्जी की टोकरी मेज़ पर रखते हुए आलिया से कहा। लेकिन अम्मी, ऐसे कैसे इसकी चीज़ें आएंगी? इसे चाहिए अपनी पसंद से ले, वरना कल को कहेगी ये अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, फला फला। आलिया ने मुंह बनाकर देखकर रज़िया से कहा। भाभी, आप जो भी मेरे लाएंगी मुझे पसंद ही होगा। किरण ने आलिया को देते हुए संजीदगी से कहा। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। आलिया कहकर कमरे में चली गई। पीछे वो दोनों माँ बेटी ही रह गए। किरण, रज़िया ने इसे पुकारा। जी अम्मी। किरण ने अपनी खाली निगाहें उठाते हुए रज़िया से पूछा। कुछ नहीं। रज़िया ने आंखों में नमी पीते हुए इससे कहा। किरण ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा और फिर इनके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। रज़िया ने इसे अपने सीने पर लगाकर इस पर हल्का सा बोसा दिया। सॉरी मोहम्मदा भाभी, मेरी वजह से सब भाई पर प्रेशर डाल रही हैं। वो आज स्कूल से शादी कर लें, लेकिन कसम से मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका घर खराब हो। अर्श गुल ने मोमी के हाथ थामते हुए बेबसी से कहा। अर्श, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती? और रही शादी की बात, तो आप परेशान ना हों, वो तो मैं होने नहीं दूंगी। मोमना ने जवाबन इसके हाथ पर अपना हाथ थामते हुए गर्म जोशी से कहा। तुम बहुत अच्छी हो। अर्श ने हल्की सी मुस्कान से इसकी तरफ देखकर कहा। हाँ, अच्छी तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ ना खाऊं तो मैं भूखी चुड़ैल बन जाती हूँ। मोमना ने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बसोर के कहा, जिससे अर्श की हंसी छूट गई। सॉरी भाभी यार, मैं अभी आपके लिए खाना भेजती हूँ। अर्श ने बेड से खड़े होते हुए चप्पल पहनकर अजलत से कहा। कैसा शोहर दिया है अल्लाह, आपने मुझे खाना तो जाते हुए भिजवा देता। टेंशन से मुझे कितनी भूख लग जाती है, लेकिन वो खुद तो दफ्तर में बैठकर मुर्गा मसाला खा रहा होगा, लेकिन बीवी बेचारी का ज़रा ख्याल नहीं होगा। मैं आज सच में नानों से इनकी शिकायत करूंगी। समझता क्या है खुद को, आया बड़ा पुलिस वाला। अगर एक मुक्के पर गया ना मेरा, तो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मोमना तेई से ऊंचा ऊंचा बड़बड़ा रही थी, लेकिन दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाए अपने शोहर को देखा तो वहीं साकत हो गई, जो संजीदगी से इसे देख रहा था। मोमना बेड पर ही खड़ी हो गई। पारस चलता हुआ इस तक आया। आपको क्या लगता है मैं पुलिस स्टेशन में मुर्गा मसाला खाता हूँ? पारस ने इसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचा, जो खींचती हुई इसके सीने से जा लगी। वो अभी भी बेड पर ही खड़ी इसे हैरत से देख रही थी, जिसके नाक की नोक इसका गाल छू रही थी। जवाब दे मुझे, पारस ने कहकर इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे और अपने पास लिया, जिससे मोमना होश में आई। छोड़ो मुझे, मोमना ने बौखलाते हुए इसका बारी हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की। लेकिन आपको तो रोमांटिक शोहर चाहिए ना? पारस ने शरारती सी मुस्कान इसकी तरफ जिच करते हुए अपनी गिरफ्त और मजबूत की। मुझे कोई रोमांटिक शोहर नहीं चाहिए। मोमना ने मुंह बनाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फासला कायम करने की कोशिश की। अच्छा, पारस ने कहकर अपनी नाक इसके गाल पर रगड़ा था और फिर मोमना का खुला मुंह देखकर एक मुस्कुराया और फिर उल्टा कदमों से पीछे हटते हुए बाहर चला गया। मोमना ने पीछे खुले मुंह से ही अपने गाल पर हाथ रखा। ये क्या था? मोमना ने बेड पर गिरते हुए ऊंचा सा बड़बड़ाई। क्या? अंदर आती अर्श गुल ने इससे पूछा। मोमना जल्दी से संभली। कुछ नहीं,
असल में जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं ऐसे ही खुद से बातें करना शुरू कर देती हूँ। मोमना ने सुरख चेहरे से इसके हाथ से खाने का ट्रे पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम खाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अर्श कहकर चली गई। पीछे वो अभी भी मुंह बनाई पारस के ही ख्यालों में गुम थी। उफ, मुझे ये अकड़ू सा इंसान बार बार क्यों याद आ रहा है। मोमना ने बेड पर ही पैर चटकते हुए खुद से कहा। मोमना जैसे ही नीचे तैयार होकर आई, पहला सामना फौजिया बेगम से हुआ। ये तुम इस तरह के बेहुदा कपड़े पहनकर कहाँ चली? हाँ। फौजिया बेगम ने तीखी सी निगाहों से इसे घूरते हुए इस पर रौब जमाया, जो मोमना पर जमाना मुश्किल था। मोमना वाइट शर्ट, ब्लू पैंट में नीचे वाइट ही स्नीकर्स पहने, गले में से गुजरकर कंधे पर आते छोटे बाल और पीछे बैग पहने, बालों को खुला जो कहीं जाने के लिए नीचे आ रहे थे। फौजिया बेगम की मुदाखलत पर झुंझलाई। क्यों बताऊं मैं आपको? मोमना ने पैंट की जेब में हाथ डालकर हल्की सी मुस्कान सीने चढ़ाया। जुबान को लगाम दो लड़की, तुम जानती नहीं मुझे। फौजिया ने गुस्से से ऊंची आवाज में इसे डांटा। मोमना हदीद मल्क नाम है मेरा, लड़की नहीं। और अगर ना दूं जुबान को लगाम तो क्या करेंगी आप? मोमना ने अब के सीने पर हाथ बांधकर इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। फौजिया बेगम को तो हदीद मलिक का हवाला ही आग लगा कर गया था। कितने फख्र से इसने वो नाम लिया था जो नाम इन्होंने सीनों की दीवारों में कैद किया हुआ था। चलती हूँ, देर हो रही है मुझे, गुड बाय। मोमना ने इन्हें खामोश देखकर कहा और ग्लासेस लगाती हुई बाहर चलेगी। फौजिया हसरत इस नाम की होती हुई गूंज अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। हेलो, पारस अब्दुल्ला स्पीकिंग। पारस ने मसरूफ़ से अंदाज में कॉल पिक की। पारस, मैं मोमना, ये लोग मुझे गेट से बाहर नहीं जाने दे रहे। फ़ोन में ही मोमला की झुंझलाती हुई आवाज़ आई। पारस ने चौंक कर नंबर देखा, जहां स्क्रीन पर मोमना का नंबर चमक रहा था। फिर ठंडी सांस लेते हुए दोबारा फ़ोन कान से लगाया। कहाँ जाना है आपने? पारस ने फ़ाइल का गौर से मुताला करते हुए पूछा। मुझे किरण, मेरी फ्रेंड के घर जाना है। मोमना ने मुंह बसोर कर कहा। मोमना, अभी घर पर ही रहें, मैं कल आपको खुद ले जाऊंगा। पारस ने दूसरा बजता फ़ोन अजलत में उठाते हुए मोमना से कहकर फ़ोन बंद किया, क्योंकि डीआईजी साहब की कॉल आ रही थी जो बहुत ज़रूरी थी। अभी इसे एक सर्च ऑपरेशन पर भी जाना था। मोमना ने गुस्से से बंद फ़ोन को घूरा। इसने बिना मेरी बात सुने ही फ़ोन बंद कर दिया, ऐसे कैसे? मोमना ने गुस्से से गार्ड को देखते हुए दिल में सोचा और फिर सामने खड़ी पारस की गाड़ी को, जिसमें चाबी हमेशा लगी रहती थी। मोमना गाड़ी की तरफ बढ़ी और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके गेट तक लाई। दरवाज़ा खोलो, मोमना ने रौबदार आवाज़ में गार्ड से कहा। लेकिन हमें पारस सर की परमिशन नहीं है, चौकीदार ने बेबसी से इस सरफिरी लड़की को देखकर कहा, जिसने आबरू उठाकर इसकी बात सुनी। इट इज़ ओनली फॉर योर हेड, नाउ ओपन द गेट और एल्स आई विल गेट इट आउट ऑफ माई जॉब। मोमना ने सर सी आवाज़ में इसे धमकाया। गार्ड ने बेबसी से दूसरे गार्ड को देखते हुए दरवाज़ा खोला। मोमना ने मुस्कुराते हुए दोबारा ग्लासेस लगाई और गाड़ी जन से वहाँ से ले गई। एक लड़की की पिक में तुम्हें सेंड की है, अभी वो घर से निकली है, काम हो जाना चाहिए मेरा। बात सुनकर आसकुल ने फ़ोन बंद करते हुए मुस्कुराई। मोमना बीबी, पारस सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। आसकुल ने मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ी होती हुई अपनी खूबसूरत नकूश को मोहब्बत से देखा और मोबाइल को पीछे की तरफ फेंक दिया। किरण, मोमना ने दरवाजे में खड़े लाउंज में बैठी किरण को दूर से ही आवाज़ दी। किरण ने हैरत से दरवाजे में देखा और फिर हैरत से खड़ी हुई मोमना की तरफ दौड़ी। मोमना ने मुस्कुराते ही से खुद में भींचा। किरण के आंसू मोमना के कंधे भिगोने लगे। किरण प्लीज़, तुम ऐसा करोगी तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। मोमना ने मोहब्बत से इसके आंसू साफ करते हुए इसे धमकाया। मोमना, इमरान साहब ने लाउंज में आते हुए मोमना को पुकारा। अंकल, मोमना ने दौड़ते हुए इनके गले लगी। कैसी है मेरी बेटी? इमरान साहब ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखकर पूछा।
हमेशा की तरह A1। मोमना ने कहकर किरण की तरफ देखा जो इन्हें देखती हुई मुस्कुरा रही थी। अंकल आंटी से कहकर मेरे लिए पराठा और 2 आमलेट और लस्सी का ग्लास तो बनवा दें। मोमना ने रज़िया को देखकर अमरान साहब से कहा। रज़िया ने मुस्कुराते हुए इसे सीने से लगाया। तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारा स्पेशल सा नाश्ता। रज़िया कहकर किचन की तरफ चली गई और वो दोनों कमरे में। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। किरण ने इसे सारी बातें बता दी। मोमना ने कहकर कुछ देर इसके चेहरे की तरफ देखा। तुम अरहम से शादी कर लो मोमना, किरण ने शौक से इसे पुकारा। मैं ठीक कह रही हूँ यार, खिज़र तुम्हारे लिए कभी कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले सकता। किरण ने उलझकर इसे देखा। यार तुम प्लीज़ मेरी बात को समझो, मोमना ने बेबसी से कहा। मोमना बेटा, लो अपना स्पेशल सा नाश्ता, रज़िया कहते हुए किरण कमरे में आई। मोमना के आगे इसका मनपसंद नाश्ता रखा। अरे जियो मेरी आंटी, मोमना कहते ही नाश्ते की प्लेट अपनी तरफ घसीटकर पहला नवाला किरण के मुंह में डालती हुई मुस्कुराई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पारस ने गार्ड की बात सुनकर खड़ा हुआ और इस पर चिल्लाया। अगर इसे कुछ हुआ ना तो अपना इंजाम भी सोच लेना तुम। पारस कहकर कीज उठाता हुआ अजलत से बाहर बढ़ा। लेकिन सर, DIG के साथ आपकी मीटिंग है। असलम ने इसे बाहर जाता देखकर जल्दी से बाबर करवाया। शट अप, आइंदा मुझे पीछे से टोकना मत, पारस कहकर अजलत से बाहर भागा। असलम अपनी भतीसी पर मुंह बसोर कर रह गया। मोमना गाड़ी ड्राइव करते हुए गुनगुना रही थी जब गाड़ी के आगे एक गाड़ी रुकी थी। मोमना ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाया, वरना इसका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता। मोमना हैरत से गाड़ी में से 3 हट्टे कट्टे से आदमियों को निकलते हुए देखा। मोमना ने घूर कर हट्टे कट्टे आदमियों को अपनी तरफ देखा और गाड़ी में से गुस्से से बाहर निकली। मोमना ने कमर पर हाथ रखकर इन्हें अपने करीब आते हुए देखा। तुम्हारा नाम ही मोमना हदीद मलिक है? एक ने आगे आते हुए इससे पूछा। जी नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। और तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो समंदर में छलांग लगाओ, मरो, मेरी छोटी सी गाड़ी में भला तुम लोगों को क्या बिगाड़ सकती है। मोमना ने तीनों को ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। इन तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर कमर पर हाथ टिकाते हुए खुद को घूरती हुई इस लड़की को। तस्वीर निकालो इस लड़की की। पहले ने मोमना को घूरते हुए अपने साथी से तस्वीर निकालने को कहा। उफ अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। मोमना ने तीनों को तस्वीर और फिर खुद को घूरते पाकर दिल में झुंझलाया। झूठ मत बोलो, तुम ही मोमना हदीद मलिक हो। इसने सीनियर ने दोबारा तस्वीर को देखते हुए कहा। मेरा नाम मोमना पारस अब्दुल्ला है। क्या कर लोगे? हाँ, DSP पारस अब्दुल्ला का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। मोमना ने सीने पर हाथ बांधकर सीरियस से लहजे में कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए सर झटका। अली, पकड़ो इसे और बिठाओ गाड़ी में। इसके सीनियर ने मोमना की बात को सीरियस ना लेते हुए अपने साथी से कहा। 1 मिनट, वहीं रुक जाओ, अगर जान प्यारी है तो। मोमना ने अचानक से अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए इन्हें वार्न किया। मोमना ने गाड़ी से निकलते से पहले गाड़ी के बॉक्स में से बड़ा पारस का पिस्टल अपनी पॉकेट में डाल लिया। वो जानती थी कि वो किसी अच्छी नीयत से तो आए नहीं। तीनों ने अपनी तरफ पिस्टल को हैरानगी से देखा और फिर मोमना को, जो इन पर कॉन्फिडेंस से पिस्टल ताने हुए थी। तुम क्या समझती हो, हम तुम्हारे इस छोटे से खिलौने से डर जाएंगे? अली अहमद, पकड़ो इसे, सीनियर ने मोमना से कहकर अपने साथी को घूरते हुए कहा। मोमी ने गुस्से से इन्हें अपनी तरफ आते देखा और फिर अचानक पिस्टल का रुख इनके पैरों की तरफ करते हुए गोली चला दी। गोली की आवाज़ पर वो उछलकर पीछे हुए और गोली की आवाज़ तो किसी और ने भी सुनी थी। इजी मत लेना मुझे, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं और पिस्टल चलाने की भी पूरी 6 मंथ की ट्रेनिंग ली है। ये गोली मैं तुम्हारी खोपड़ी पर भी चला सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आखिरी बार कह रही हूँ, दफ़ा हो जाओ मेरे रास्ते से। मोमना ने पीछे की तरफ कदम लेते हुए इन्हें धमकाया। अब वो तीनों इस पटाखा लड़की को हैरत से देख रहे थे। वो तो इसे आम ही लड़की समझ रहे थे। छीनो इससे पिस्टल, इसने अपने साथियों से कहकर मोमना की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ा।
मोमना जानती थी कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए रोड की तरफ दाएं तरफ जाती सड़क पर दौड़ लगाती। हाथ जाते जाते एक के पैर पर गोली मारना नहीं भूली। अहमद इसका साथी चीखते हुए वहीं बैठ गया। वो दोनों अपने साथी को वहीं छोड़ मोमना की तरफ भागे। मोमना भागती हुई पीछे की तरफ भी देखा था, इनके फासला काफ़ी कम था। सीनियर ने मोमना की कलाई की तरफ हाथ बढ़ाया। मोमना की बदकिस्मती कि वो इसे पकड़ चुके थे। तेरी ये जुर्रत कि तुम हम पर फायर करे। सीनियर ने अपने थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, जिसे मोमना बीच में ही रोक चुकी थी। तुम जानते नहीं हो ना मोमना को, इसलिए इस पर हाथ उठाया। जानते होते तो ये गलती कभी ना करते। मोमना ने इसका हाथ झटकते हुए बिना इससे संभलने का मौका दिए खींचकर अपनी टांग इसके मोटे पेट में मारी, जिससे वो अपनी जगह पर जमा रहा। अली, पीछे से पकड़ो इस लड़की को, सीनियर ने कहा। अली ने जल्दी से इसके दोनों बाजुओं को पीछे ले जाते हुए कैद किया था। मोमना ने मचलते हुए चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। साइन करो इन पेपर्स पर, इसने इसके आगे पेपर्स करते हुए कहा। कैसे पेपर्स हैं ये? मोमना ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारी सारी जायदाद के अब अपनी सलामती चाहती हो तो इन पर जल्दी से साइन कर दो। किसने भेजा है तुम्हें? वो तेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। इसने पेपर्स इसके आगे करते हुए इसका हाथ आज़ाद किया। मोमना ने गुस्से से पेपर को देखकर इन्हें देखा। हरगिज़ साइन नहीं करूँगी मैं, जो करना है कर लो, मोमना ने न डर अंदाज में इनसे कहा। अभी इसने गुस्से से हाथ उठाया ही था जब हवा में गोली और चीख की आवाज़ गूंजी थी। सीनियर्स हाथ पकड़ता हुआ जहां से गोली आई थी वहां देखा, जहां 2 पिस्टल पकड़े पुलिस यूनिफॉर्म गुस्से से इनकी तरफ बढ़ा रहे थे। मोमना के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। अपने मुहाफिज को देख गई। पारस, मोमना चलाई। जिसने ना आओ देखा ना ताओ, दोनों पर टूट पड़ा। तुम दोनों की ये जुर्रत कि तुम मेरी बीवी को हाथ लगाओ। पारस ने इसका बाजू मरोड़ते हुए फनकारा इस पर। पारस ने इन पर मुक्के मारे। मोमना तो बस इसे ही देख रही थी। असलम, लेकर जाओ इन तीनों को, पारस ने इन दोनों को असलम की तरफ हवाले करते हुए कहा। हाँ, इनकी खातिरदारी मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। हैव यू अंडरस्टूड? पारस ने चलाकर असलम से कहा। जी सर। तुम अच्छा नहीं कर रहे डीएसपी साहब, सीनियर ने पारस को चलाकर कहा। पारस ने पलटकर खींचकर थप्पड़ इसके मुंह पर मारा, जिससे इसके मुंह से खून निकलकर बाहर आया। असलम और बाकियों ने जल्दी से इन्हें जीप में बिठाकर ले गए। पारस कमर पर हाथ रखी गाड़ी को दूर जाता हुआ देख रहा था। पारस, मोमना ने इसके कंधे पर हाथ रखा जब पारस ने पलटकर जोर से चमाट इसके गाल पर मारा। मोमना उछलकर दूर गिरी। मोमना गाल पर हाथ रखे इसे हैरत से देख रही थी जब वो तेज कदमों से इसकी तरफ खड़ा, इसे बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया। क्या कहा था मैंने? हाँ, क्या आपके दिमाग में भूसा भरा है जो मेरी बात नहीं सुनाई देती? जवाब चाहिए मुझे। पारस के यकदम चलाने पर वो डर कर 2 कदम दूर हुई। क्यों भूल जाती हैं आप कि आप एक लड़की हैं? पारस ने फिर से इसका बाजू झंझोलते हुए इसे बावर करवाया, जो अभी भी गाल पर हाथ रखे हैरानगी से इसे देख रही थी। आज अगर मैं वक्त पर ना आता तो? पारस ने बेबसी से इससे कहा और इसे देखा, जो अब मोटे मोटे गिरते आंसुओं से इसे देख रही थी। पारस ने एक गहरा सांस हवा के स्पूट किया और फिर इसकी कलाई पकड़ते हुए दूर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसकी गाड़ी की ही वजह से तो वो यहाँ पहुँच पाया था। गाड़ी को पारस की हर गाड़ी हर पर ट्रेसर लगा हुआ था, जिससे वो लोकेशन ट्रेस कर सकता था। पारस ने गाड़ी का डोर खोलकर इसे अंदर संजीदगी से बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हवेली वाले रोड पर आया। मोमना ने इसे एक नज़र देखा, जो होंठ बीचे सामने की तरफ देख रहा था। मोमना ने डरते डरते अपना सर इसके कंधे पर रखा। पारस ने एक नज़र इसे देखा, जो सर इसके कंधे पर रखकर इसे ही देख रही थी। पारस ने सर झटककर सामने देखने लगा। गाड़ी को अंदर लाकर बाहर निकल गया। मोमना भी बाहर आई और पारस अंदर जाने की बजाय गार्ड की तरफ आया।
पारस ने दोनों गार्ड्स के पास रुकते खींचकर एक एक थप्पड़ दोनों के चेहरों पर मारा था। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर सीधा ऊपर ही जाओगे। दोनों की गाल पर खींचकर थप्पड़ मारा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, पारस ने चलाकर दोनों से कहा और फिर बिना मोमना की तरफ देखे अंदर चला गया। मोमना ने नदामत से दोनों को देखा और फिर वो भी इसके पीछे लिपकी थी। पारस शर्ट उतारकर कबर से अपने कपड़े निकाल रहा था। मोमना ने मुंह बनाकर इसे देखा, जो इसे इग्नोर किए वॉशरूम में चला गया। हाय अल्लाह, अब ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? अगर बीवी के लिए थोड़ी सी फाइट कर दी तो क्या हो गया? ऊपर से थप्पड़ मारकर मेरा गाल भी सुझा दिया। मोमना ने खुद से ही बड़बड़ा रही थी जब वो शावर लेकर बाहर आया। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मोमना ने खुफ्तगी से इसकी पुश्त को देखा और जताया कि वो नाराज़ है। पारस ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं नानू को फ़ोन करती हूँ और अभी शिकायत करती हूँ तुम्हारी, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे मना लो। मैं गुस्सा हुई तो मेरी बला से जैसे जिसे चाहे जो मर्ज़ी बताओ, आई डोंट केयर, पारस कहकर कमरे से निकल गया और मोमना खुले मुंह से ही अपने दिल को कोस कर रह गई, जो इसकी तरह हमक हमक कर जाता था। ये दिल इसकी मानता ही कब था, वरना वो इसे देखती ही ना। पता करो ये पेपर्स किसने बनवाए हैं, पारस चलता हुआ फ़ोन पर किसी से कह रहा था। लेकिन सर, इन पेपर्स पर तो किसी के साइन और नेम नहीं है, इनके मातहत ने बेबसी से कहा। आई नो, लेकिन तुम्हें पता तो करना है ना ये किन की हैं और किसने बनवाए हैं। पारस ने इसे डांटते हुए कहा। जी सर, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पारस ने कहकर फ़ोन जेब में डालकर बाहर की तरफ बढ़ा। जब आसकुल इसके पास आई, जो वाइट सूट में लाल दुपट्टा ओढ़े कलाई में बढ़ बढ़ कर रेड ही चूड़ियाँ डाले बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पारस ने झुंझला कर इसे देखा और देखा तो मोमी ने भी था, जो ऊपर रेलिंग को पकड़े पारस को ही देख रही थी। आसकुल के अचानक से इसके सामने आने पर मुठियाँ भींच कर देखा। कैसी लग रही हूँ मैं? आसकुल ने अपना तावर बड़ा दुपट्टा लहराते हुए इससे कहा। पारस ने इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, जब इसने इसका बाजू पकड़ा था। प्लीज़ पारस, मुझे माफ़ कर दो, इतनी सज़ा काफ़ी है। आसकुल ने आंखों में नमी लिए इससे इल्तिजा की, जिसका पारस पर कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट ऊपर खड़ी मोमी को आग लगा गई थी। तारीफ़ तो सुनना चाहती हो ना मुझसे? पारस ने संजीदगी से इससे पूछा और आसकुल मुस्कुराई। तुम मुझे उस वक्त लंबे बालों वाली चुड़ैल लग रही हो जो इस दिल पर अब कभी असर नहीं भोंक सकती। पारस ने सीढ़ियाँ उतरकर इस तरफ आती मोमी पर नजरें जमाईं। आसकुल से कहा और आसकुल ने जब्त से पारस को देखा। मोमी अब दोनों के सर पर खड़ी दोनों को घूर रही थी। आसकुल ने गुस्से से इसे देखा, जो कमर पर हाथ रखे पारस को ही देख रही थी। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? पारस ने तीखेपन से पूछा। बिल्कुल नहीं, पारस ने इसकी सुरख गाल को अफसोस से देखकर कहा। क्योंकि मोमी ने खुफ्तगी से पूछा। वो इसलिए कि मुझे एक ज़रूरी काम जो याद आ गया था। पारस ने इसके करीब होते हुए कहा। कैसा काम? मोमना ने आसकुल को घूरते हुए इससे पूछा। जवाबन आसकुल ने तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखा। वो ये, पारस कहकर इसके गाल पर झुककर देखा जहां इसने गुस्से से थप्पड़ मारा था। मोमना की आंखें तो उबल ही पड़ी। वही आसकुल को इसकी बेशर्मी पर कड़ा कर रह गया। पारस ने कुछ देर बिना इसकी तरफ पलट कर चलाया। मोमना ने गाल पर हाथ रखकर इसे जाते हुए देखा और फिर इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होंठों पर चमकी। आसकुल ने जलन से इसे देखा था। जितना खुश होना है हो ले, लेकिन पारस से एक बार मेरी शादी हो लेने दी, फिर वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। ये रंग देख रही हो ना, ये सुबह से 6 साल पहले दादा हजूर ने पारस को दी थी। सॉरी रिंग, और पारस ने मुझे पहनाई थी। आसकुल ने तंजिया मुस्कुराते हुए सुर्ख रिंग वाली अंगूठी इसके सामने की। क्या तुम्हें दी पारस ने कोई रिंग वगैरह? आसकुल ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा और दुपट्टा लहराती हुई चलेगी। लेकिन मोमना ने अपने सूने हाथ देखकर दूर जाती हुई आसकुल को देखा। मुझसे तो मंगनी ही नहीं की इसने, मोमना ने गुस्से से कहा।
मुझे भी अंगूठी चाहिए, मोमना ने गायबाना पारस से कहते हुए मुंह बसोरा। अर्श, क्या शादी से पहले एंगेजमेंट रिंग ज़रूरी होती है? मोमना ने अपने पास बैठी अर्श गुल से पूछा, जो आय गुल के साथ पता नहीं कौन सी बात कर रही थी। मोमना की बात पर इसकी तरफ देखने लगी। क्यों पूछ रही हो? आसगुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसे ही, जनरल नॉलेज के लिए। मोमना ने कंधे उचाते हुए लापरवाही से कहा। नहीं, इतने भी नहीं ज़रूरी, हो जाए तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं। अर्श ने चाय का कप होंठ से लगाते हुए कहा। क्या निकाह से पहले तुम्हें रिंग पहनाई थी खुरम ने? मोमना ने इधर उधर देखते हुए अर्श से राजदारी से पूछा। हाँ, लेकिन खुरम ने नहीं, ताई ने। अर्श ने मम्मी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो समझ रही थी कि मम्मी के दिल में क्या चल रहा है। क्यों, ताई ने क्यों पहनाई, खुरम ने क्यों नहीं? मोमना ने उलझते हुए पूछा। वो इसलिए कि हमारे ख़ानदान में लड़का नहीं, बुजुर्ग रिंग पहनाते हैं उसके नाम की। तो आसगुल को किसने पहनाई? मोमना ने फुट से पूछा। इसे तो दादा हजूर ने ही पहनाई थी, भाई के नाम की। इस बार आयगुल ने इसकी उलझन दूर की। मोमना ने सर हिलाया। मतलब आसगुल झूठ बोल रही थी कि रिंग इसे पारस ने पहनाई है। मोमना ने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई जो इसे ही मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रही थी। मोमना जब सी हो गई इसके मायने खेस नज़रों से। किरण, तुम सिर्फ अल्लाह पर और मुझ पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खिज़र ने किरण को समझाने की कोशिश की, जो परेशान सी थी। और अगर मेरी शादी अरहम से हो गई तो? किरण ने लब खींचते हुए पूछा। मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है किरण। खिज़र ने इसे यकीन दिलाया। ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ, अम्मी 1-2 बार आवाज़ दे चुकी हैं। ओके, तुम जाओ, लेकिन परेशान ना होना। ओके, खिज़र ने मोहब्बत से कहा। किरण ने कहकर फ़ोन रख दिया। नीचे आई, जहाँ इसके कपड़े फैलाए हुए सब ख़ानदान वाले देख रहे थे। इनमें रस्म थी कि लड़की वाली सब चीज़ें बनाकर ख़ानदान वालों को दिखाते थे। अरे किरण, आओ बच्चे। किरण की खाला इसकी तरफ बाहें फैलाए हुए मोहब्बत से कही। कैसी हैं खाला आप? किरण ने मुस्कुराते हुए खुश दिली से पूछा। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, लेकिन कभी खाला की तरफ भी चक्कर लगा लिया करो। इन्होंने खुफ्तगी से इससे शिकायत की, जो सिर्फ किसी फंक्शन वगैरह पर ही जाती थी। तो अब मैं शादी के बाद दावत पर बुलाएंगी ना? आप ही अरहम भाई के साथ आएंगी। क्यों आपी? इसकी खाला ज़रा। अरहम ने मुस्कुराते हुए किरण को छेड़ा, जिसके मुस्कुराने पर होठ सिकड़े थे। अर्श चाय बना रही थी जब एक महसूस सी कलोन की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू तो अर्श ने दिल पर हाथ रखते हुए फकराना इधर उधर छोड़ा था और फिर दौड़ कर बाहर आई, जहाँ वो अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ अपनी माँ के गले लगे इन्हें चुप करवा रहा था। वो दुश्मन जहाँ तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था, हल्की हल्की बियर्ड में और अपने तीखे नकूश और गोरे रंग के साथ वो मलिक ख़ानदान में सब लड़के और लड़कों से ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। उफ़ अम्मी, बस कर देना। आप ही जानती हैं मैं आपकी आंखों में आई नमी देख नहीं सकता, और यहाँ आप आंसू की नदियाँ बहा रही हैं। खुरम ने फौजिया की पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से कहा। खुरम को अपनी माँ के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था। वो माँ के मुंह से निकली हर बात को पूरा करना अपना फ़र्ज समझता था। अब वो बारी बारी सबसे मिल रहा था। हाँ, पर्पल की पीछे छुपी इस अजीज़ हस्ती को भी वो देख चुका था। भाई, आसगुल कहकर इसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। बस गुड़िया, आ गया ना मैं। खुरम ने इसके आंसू अपनी हथेलियों से साफ करते हुए कहा। मैंने आपको बहुत मिस किया भाई, अर्शगुल ने शू शू करते हुए कहा। आई मिस्ड यू टू मच माई डॉल, खुरम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर इसकी चमकती आंखों में सर्दपन छुपा दरवाजे से आती हुई हस्ती को देखकर। मोमना तो हैरत से कभी खुरम को देखती तो कभी फौजिया बेगम को। ये इन्हीं का बेटा है ना? मतलब इतना पोलाइट। पारस ने भी हाल में खड़े खुरम को तीखी नज़रों से देखा। सब ने परेशानी से दोनों को देखा। पारस आहिस्ता से चलता हुआ इन तक आया। कैसे हैं साले साहब? खुरम ने इसे देखते हुए तंजिया मुस्कुराहट से पूछा। शुक्र है इस पाक ज़ात का जिसने बहुत से लोगों की बददुआओं से बचाया है, पारस ने मुस्कुराते हुए तंज से कहा।
खुर्रम ने कहकर इसे इग्नोर किया और फौजिया बेगम के पास बैठा जो इसे देख देख कर निहाल हो रही थी। पारस ने अपनी तरफ उफ्ती से देखती हुई मोमी को देखा। बेटा फ्रेश हो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। अर्श ने इसकी पेशानी से बाल पीछे करते हुए कहा। जी अम्मी, पारस ने मुस्कुराते हुए कहकर मोमी की कलाई पकड़ दी और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पीछे आस्कुल और खुर्रम ने सुगलती हुई निगाहों से इसकी पुश्त को देखा था और फिर खुर्रम ने पलट कर पीछे और वो झांकती हुई नज़रों को, जिससे वो बहुत से लोगों के किए की सज़ा दे चुका था, लेकिन दिल पर इसी का ही राज था। वो चाहने के बावजूद भी इसे नहीं देख सका जो इसके सांसों में बसती थी। खुर्रम ने अपनी जलती आंखें फौजिया की गोद में रखकर आंखें बंद की। तुम मुझे इस तरह कमरे में क्यों लाए हो? तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। मोमना ने इससे अपनी कलाई छड़वाते हुए खुशी से पूछा और जितलाया कि वो अभी तक इससे नाराज़ है। मोमना, वहाँ कोई आपसे बात नहीं कर रहा था और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी को कोई इग्नोर करे। पारस ने वर्दी के बाजू फोल्ड करते हुए इससे कहा, जिसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन नाराज़गी जताना भी तो ज़रूरी था ना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा और फिर सॉरी भी नहीं कहा। मोमना ने सीने पर हाथ बांधकर इससे कहा, जो कब्र से शर्ट वगैरह निकाल रहा था। की तो थी सॉरी, अगर भूल गई हो तो फिर याद करवा दूं। पारस ने सीरियस से लहजे में कहा, जिसने इसकी बात पर चौंक कर जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखा। मैं वो वाली सॉरी नहीं कह रही। मोमना ने बुखलाते हुए इससे कहा। अच्छा, तो फिर कैसी सॉरी की बात कर रही हैं? पारस एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ता हुआ संजीदा से लहजे में इसके करीब आकर रुका। मुझे एंगेजमेंट करनी है, मोमना ने जल्दी से कहकर वो सुबह वाली हरकत ना करती। क्या? पारस ने हैरत से कहा। किससे? आप तो शादीशुदा हैं ना? पारस ने संजीदगी से इसे याद दिलाया। उफ, किसी और से नहीं, मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी है, वो भी कल। पारस ने मोमना ने सर पर हाथ मारते हुए इसकी अकल पर अफसोस किया। मोमना, आप पागल हैं, शादी के बाद कौन एंगेजमेंट करता है? पारस ने झुंझलाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कल एंगेजमेंट रिंग चाहिए तो चाहिए, मोमी कहती हुई पैर चटकती हुई चलेगी, जबकि पारस पीछे हैरत का मुजस्मा बना रहा। अर्श बालकनी में खड़ी थी जब अपने आसपास बिखरी खुशबू को महसूस करती हुई हैरत से पलटी। पीछे खुर्रम वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। अर्शगुल ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा और आंखों से टप टप करते आंसू बहाए, जो इसने बहुत जब्त से अंदर रोक रखे थे, जो दुश्मन जहां को देखकर इससे पूछे बाहर आ गए। क्यों रो रही हो? खुर्रम ने संजीदगी से पूछा। जवाबन अर्शगुल ने इसे सुगलती हुई नज़रों से देखकर रुख मोड़ लिया। मैंने तुम पर कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करो। खुर्रम ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए तलही से पूछा। क्यों? खुद का इग्नोर किया इतना बर्दाश्त भी नहीं हुआ, और जब खुद मुझे सबके सामने इग्नोर किया तो इसका क्या? हाँ, अर्श ने इससे अपना आप छुड़ाते हुए गुस्से से कहा। खुर्रम ने इसे खींचकर खुद में बीचा और इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हें मैं इग्नोर करूं या चाहे मार दूं, लेकिन तुम मुझे किसी हालत में इग्नोर नहीं कर सकती, समझी तुम? खुर्रम ने अपना चेहरा इसके चेहरे पर रखते हुए शिद्दत से कहा। अर्श ने धक्का मारते हुए इसे खुद से दूर किया। कभी ये सब आप अपनी माँ के सामने भी कहना, अर्श ने तलखी से कहा। तमीज़ से बात करो, अपनी माँ के लिए मैं कभी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा। खुर्रम ने जब्त से आवाज़ पर काबू पाते हुए गुस्से से कहा। जवाबन अर्श ने इसे धुंधलाती हुई नज़रों से देखकर चली गई। पीछे खुर्रम रेलिंग पर कटी मुक्का मारते हुए रह गया। वो रिश्तों के चक्कर में फंस कर रह गया था। सुबह पारस जब रूम में आया तो मोमना बीबी बेड से नीचे गिरी हुई थी और नींद में गर्क थी। तकिए सारे इसके ऊपर गिरे हुए थे। पारस ने मुस्कुराता हुआ अपने चौड़े बेड को देखा और फिर अपनी मासूम और चालाक बीवी को। वो नीचे अकड़ू बैठकर मोमना को देखने लगा और फिर आहिस्ता से इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे उठाकर बेड पर डाला, जिससे मोमना की पट से आंख खुली और फिर हैरत से इसे देखती हुई जल्दी से दूर होने की कोशिश की। पारस ने मुस्कुराते हुए इसे देखा, जो बुखलाकर इसे ही देख रही थी। गुड मॉर्निंग, पारस कहकर उठा
तुम कहाँ जा रही हो? मोमना ने इसे वाइट सूट में देखकर हैरत से पूछा। पारस बिना पलटते हुए मुस्कुराया। नमाज पढ़ने। पारस कहकर चला गया। नमाज पढ़ने? पीछे ये लफ्ज़ मोमना के चारों तरफ गर्दिश कर रहे थे। और फिर एक नज़र अपने हुलिये को देखकर वो रह गई और फिर बेड पर गिरने की सोचने लगी और इसने कब नमाज पढ़ी थी। मोमना को नींद आ रही थी जब 1 घंटे बाद पारस रूम में आया और इसके हाथ में वाइट लिली के फूल थे। मोमना ने मुस्कुराती नज़रों से इसके हाथों में फूल देखे। पारस ने शरारत से फूल खाली पर एक गमले में रख दिए। मोमना ने खुफ्तगी से इसे देखा जो कबर्ड से ट्राउज़र निकाल रहा था और फिर बिना मोमना को देखे वॉशरूम में चला गया। अल्लाह, ये दिन भी आना था मेरी ज़िंदगी में। मुझे फूल देने की बजाय गमले में लगा दिए। खड़ूस इंसान, मोमना खुफ्तगी से कहकर उठी और फिर एक नाराज़ सी नज़र वॉशरूम पर डालते हुए बाहर लॉन में चली गई। अरे वाह, ये फुटबॉल कहाँ से आया? मोमना कहते ही फुटबॉल को ज़ोर से किक लगाई जो इस तरफ अपने बाल लेते हुए वजूद को हिला रही थी। उफ, इस वजूद ने तो अपने माथे पर हाथ रखकर गुस्से से देखा जो हैरत से इसे ही देख रहा था। अब की दफ़ा इसने भी हैरत और परेशानी से अपनी तरफ घूरती हुई लड़की को देखा। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे नावल मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।